अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया गवर्नर सिंध अपॉइंट किया जा रहा है। दूसरी तरफ पैनामा लीक्स का मामला भी फंसा हुआ है। इन दोनों पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले करेक्शन, हमारी अपनी करेक्शन है। कल के प्रोग्राम में, बल्कि मंडे के प्रोग्राम में एक साउंड चलाई थी, उसका मतलब शायद मुझे समझने में गलती हुई, पहले सुन ले, बताऊंगा इसमें करेक्शन क्या। The allegation is that the Sharifs have the beneficial use of apartments whose ownership is registered in a foreign tax haven. Last September, a Pakistani paper published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son, Hussein. The electoral roll shows one of the apartments, number 17, is home to 3 people with the surname Sharif, including a Mr. Hussein Sharif. हमने इन अपार्टमेंट्स को मिल्कियत, गलती से या शायद मेरी समझने में गलती थी कि इसको मिल्कियत कह दिया। मिल्कियत नहीं है, जैसे बीबीसी बता रहा था कि ये शरीफ फैमिली की बेनिफिशियल यूज में, यानी उनके इस्तेमाल में है, और इनकी जो ओनरशिप है वो फॉरेन टैक्स हेवन्स में है, जिसके बारे में अभी तक भी ये पता नहीं कि उसके ओनर कौन, कब से कब तक रहा है। सो ये जो कहा गया कि ये रजिस्ट्री में 3 नाम है, शायद ये मालिक है, ये मालिक नहीं है, इसका मतलब मालिक नहीं होता। और सो ये हमारी एक गलती जो मंडे के प्रोग्राम की थी, उसको करेक्ट करते हैं। लेकिन उस दिन प्रोग्राम में भी यही बताने की कोशिश, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये इल्ज़ामात 90 की दिहाई से ही लग रहे हैं और आज तक भी ये लगते आ रहे हैं। शरीफ खानदान के लिए चैलेंज सबसे बड़ा कि ये साबित कर पाएं कि 2006 में खरीदे गए, और उस मनी ट्रेल को साबित कर सकें जो मनी ट्रेल मियां साहब अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में या हुसैन नवाज कह चुके हैं। जबकि ऑपोजिशन शायद यह साबित करने की कोशिश करेगी कि ये अपार्टमेंट्स 1999 में खरीदे गए थे, और अगर वो साबित कर देते हैं कि अपार्टमेंट 1999 में खरीदे गए, या 1993 में, माफी चाहता हूं, 1993 में खरीदे गए, तो ऑपोजिशन का केस बहुत मजबूत हो जाएगा। सो पहले मैं बात कर लूं जरा गवर्नर सिंध साहब की। इशरतुल्लाह बाद साहब को हटा दिया गया, उनकी जगह सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब आए हैं, इसके बारे में, और उसके बाद फिर हम जरा पैनामा लीक्स पर ही बात करेंगे। चंद साहब, ऐसे पीपल्स पार्टी कुछ कंप्लेन कर रही है कि हमसे पूछा नहीं गया, कोई मोरालिटी, कोई मॉरल इश्यूज। मेरे ख्याल में शिकायत तो बनती है डेमोक्रेटिक अगर नॉर्म्स देखी जाएं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिन हालात में अब वो चेंज कर रहे हैं गवर्नर, ये तो कुछ और सफ़बंदियां हो रही हैं इस मुल्क में। किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये सफ़बंदी देख रहे हैं? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, नवंबर आ गया है, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है, अल्लाह ना करे, कि मियाँ साहब कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और वो लड़ाई लड़ने के लिए वो अपने प्लेयर, अपने बेनिफिशरी, अपने पुराने दोस्त, अपने काबिल-एतमाद लोग जिन्होंने पहले उनको कई तरीक़ों से रेस्क्यू किया है, उन सब को वो इकट्ठा करके कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और ये लड़ाई मेरे ख्याल में अब उनके लिए बेहतर नहीं होगी, क्योंकि अब उनकी पिच बड़ी कमज़ोर है। तो ये सारी सफ़बंदियाँ आपको किसी लड़ाई का पेश खैमा मुझे तो लगती हैं, मेरे ज़ाती राय में, क्योंकि इस वक्त अचानक गवर्नर सिंध का चेंज करना, ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे, एक सूरत इस वक्त मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को शिकायत होनी चाहिए थी ना सबसे ज़्यादा गवर्नर पर। मेरे ख्याल में हमारी पार्टी ने तो कोई शिकायत नहीं की, और अगर मुताहिदा की थी ना, जिनका गवर्नर था उनको तो शिकायत रही है ना। मैं तो अनीस एडवोकेट साहब से पूछता हूँ, वो आपसे इत्तेफाक करते हैं। अनीस एडवोकेट साहब, पीएसपी कैसे देख रही है ऐसे मौके पर? आपकी तो जो हर्जा सराई है वो तो कामयाब हो गई, आपने जो हर्जा सराई फरमाई थी गवर्नर साहब पर, लेकिन आपको लगता है कि ये चंद साहब की बात से इत्तेफाक है आपको, या आपका लगता है वैसे ही बस एक फेज आया था, गवर्नर ने जाना तो था, सारी उम्र के लिए थोड़ी आया था? पहले तो मुझे काशिफ भाई आप की इस बात पे एतराज है कि हर्जा सराई तो देखिए, हर्जा सराई इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर ले चले, हर्जा सराई इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपने उन पे और उन्होंने आप पे बहुत से इल्जामात लगाए। नहीं, हमने तो देखे, पहले तो मैं चंद साहब को सलाम अर्ज करता हूँ, बहुत नाइस आदमी, और मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूँ और इनकी गुफ्तगू सुनता हूँ और बड़ा उससे मैं सीखता हूँ। थैंक यू। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं जी मशवरा नहीं किया गया, तो इससे पहले पार्टी जब पंजाब में तासीर साहब को लाई थी तो क्या नून लीग से मशवरा किया था? ये तो वफाकी फेडरल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का आईनी तौर पे एक हक है कि वो अपने हक को इस्तेमाल करते हैं कि किसको गवर्नर लगाना है, किसको नहीं लगाना है, ये अलग चीज़ें हैं। रही बात गवर्नर साहब की, तो गवर्नर साहब को तो जाना ही था। ठीक, 14 साल की उन्होंने, 14 साल से वो गवर्नर थे, कोई 99 साल की लीज नहीं थी उनकी और कि वो गवर्नर साहब रहे, और
दूसरी बात यह कि गवर्नर का क्या किरदार है अमन व अमान के अंदर, या कराची के अमन व अमान के अंदर, या एपेक्स में। यार ये सारी मीटिंग्स अगर आपको याद हो, जब अमन व अमान की मीटिंग होती थी गवर्नर हाउस में होती थी, मुत्तहिदा भी बुलाई जाती थी, पीपल्स पार्टी वहां आती थी, फौजी और दूसरे जो रेंजर्स के अफसरान थे वहां भी होते थे। तो ये एक हब था, एक सेंटर पॉइंट था जिसके ऊपर सारे कनेक्ट करते, ग्रेविटेट करते थे इस तरह। वो उस वक्त की बातें थी जब मुत्तहिदा एक अपने ज़ाहिर के एक मजबूत पोजीशन में थी, तो वो अपने गवर्नर को प्रोजेक्ट भी करती थी और चाहती थी कि गवर्नर के, और उसको इख्तियारात भी काफ़ी दिए हुए थे। उन्हीं इख्तियारात की बदौलत बाद में गवर्नर ने अपनी सेटिंग जो वो करते रहे और उसके बाद अपने मामलात को तय करते रहे, तो उसी पुराने मामलात को की वो खा रहे थे आज तक। उसके बाद उनका कोई किरदार बचा नहीं था गवर्नर साहब का। गवर्नर का एक आईनी किरदार होता है, ठीक है, उसको फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, ऐसे ही है जैसे ममनून हुसैन साहब हैं, प्रेसिडेंट है। तो क्या मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट साहब को अगर कल हटा दिया जाए तो सर तैनात कर दिया गया है माननीय गवर्नर सिंध को, नोटिफिकेशन पर दस्तखत हो गए। ब्रेकिंग न्यूज के लिए चलते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब नए गवर्नर सिंध। अच्छा काशिफ, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। जी जी। पहला ये कि वो मेरे अनीस साहब ने कहा कि 99 ईयर लीज नहीं, लेकिन 14 साल तो रहे, तो खैर बामुशक्कत थी शायद 14 साल, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे साल तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जी गवर्नर की चेंज में। एक तो ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, बिकॉज सैयद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे हैं, PMLN के वकील भी रहे हैं, काफ़ी करीब हैं जाती उम्रा से। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस जगह ये फंसे हुए हैं अभी, आई डोंट नो ये क्या जस्टिस को रिटायर्ड आगे पीछे, आई डोंट नो, ये बड़ा इश्तिहार भी उन्होंने चलाए कि एहतसाब करो, बहुत सारी गंदी गेम खेल रहे हैं। दूसरी बात, लेकिन उन्होंने अपना गवर्नर लगाना है, उसमें तो अपने ही लगाएंगे ना, वो आपका बंदा थोड़ी गवर्नर लगाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल अपनी मर्जी वो लगाएं गवर्नर, बट वो जो इनडायरेक्ट मैसेजिंग है वो भी उसके ऊपर जरूर करना चाहिए। चांद साहब ने कहा ना, जो वो प्लेसमेंट हो रही है, वो प्लेसमेंट हो रही है, शायद किसी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इशरतुल इबाद साहब ने टीवी के ऊपर इतनी सारी बातें की कि मैं छुपाता रहा और मैं ये था और मुझे इसका पता है, मुझे उसका पता है, उनका अब क्या होगा? कोई कानून उनको कोई ट्राई करेगा क्या? वो किसी कानून के तहत, क्योंकि उन्होंने तो इससे पहले कौन कानून में आया? नहीं तो फिर तो Who was the last guy who was tried under the law? अभी होने लगा ना प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह। लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि मैं पर्दा रखा बहुत सारे जराइम पे, और सौलत मिर्जा का बयान भी याद है फांसी से पहले कि ये सारा इनको पता था। सो ये तो 2+2 4 ही होता है। तो इनसे जरा पूछा जाए कि आप वफाक के नुमाइंदे थे, 14 साल गवर्नर थे, किस चीज पे आपने पर्दा रखा? आपका काम पर्दा रखना था कि आपका काम एक्सपोज करना है, लॉ एनफोर्समेंट? सो ये अगर पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नर, सिटिंग गवर्नर ये कह रहा है कि मुझसे मेरी जबान ना खुलाए, मैं पर्दा रखे रहा हूं, किस चीज पे पर्दा रखा था? जरा बताएं ना हमें खुल के। ठीक। सो आपका यह है कि इनको एक तो ट्राई करना चाहिए। पाकिस्तान में एक रूटीन का काम है कि लोग आते हैं चले जाते हैं, उनके ऊपर ना कोई तहकीकात होती हैं, इल्जामात होते हैं, तो वो जैसे माजी का किस्सा बन गए जी वो तहकीकात सारी। और या साहब, आपको कोई लड़ाई होती नजर आ रही है जो चांद साहब कह रहे हैं कि मियां साहब लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं? जी नजर तो आ रहा है, वरना इस मौके पर जिस वक्त खुद एक फिक्स में है अपना नवाज शरीफ साहब, और जो हालात चल रहे हैं वहां पर सिंध में अपना एक नुमाइंदा बदलने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि उस वक्त उन्होंने जो बयान दिया था, मुझे याद है अच्छी तरह कि उन्होंने कुछ लोगों को खास तौर पे फोन करके कहा था कि मैंने ये बयान जो है ये खास तौर पे किसी के कहने पे दिया है और मुझे बड़ी अप्रूवल हासिल है। तो इनको चेंज करना बुनियादी तौर पर शायद इशारा दिया उन्होंने कि तुम जो लोगों को अप्रूवलें देते फिरते हो, मैं अब तुमसे वॉर के लिए और मैं तुमसे उसके लिए तैयार हूं। और ये बात सर, वो कौन से फ्रंट्स पे लड़ाई होगी? क्या लड़ाई सिर्फ आपको पैनामा लीक्स फ्रंट पे नजर आ रही है, या वो मीडिया लीक फ्रंट पे भी लड़ाई हो रही है कि ये मल्टीपल फ्रंट्स खुल गए, बहुत सारे फ्रंट खुल गए मियां साहब के लिए? देखिए, नवाज शरीफ साहब को और बल्कि शरीफ फैमिली को ये रियलाइजेशन है कि उनके बाद की जो जनरेशन है वो बाद की जनरेशन इस काबिल नहीं कि पार्टी को लीड कर सके किसी तौर पर भी, और उनको तसव्वुर बहुत अच्छी तरह जागजीन है ना, उनके पास कोई इस तरह की अपनी जाती कोई अनलाइटेड किस्म की बहुत कोई इंटेलेक्चुअल को बैकग्राउंड जिस तरह की है कि उसके ऊपर लोग चले, उसकी विरासत को लोग चलाते फिरे। तो इस वक्त असल में उसमें है कि
वो तो कहता है शहादत की आरजू मेरे दिल में है। अब वो हर जगह शहादत की आरजू में बहुत बहुत ज्यादा आगे निकलना चाहते हैं। और मैंने जो साइकोलॉजिकल आप एनालिसिस करें ना नवाज शरीफ साहब का, तो नवाज शरीफ साहब जब समझते हैं कि उन्होंने अपना एक मुकम्मल तौर पर इनिंग खेली है और इस इनिंग का अंजाम ऐसा होना चाहिए कि जिसको कोई लोग बेनिफिट ले सके। वो जो होते थे पुराने एक जमाने में दुश्मनियां जब होती थी ना, तो जो पुराने जो बुजुर्ग होते थे ना हमारे इलाकों में, वो जब अपना बीमार हो जाते थे, बिस्तर पे पड़ जाते थे, तो कहते भाई ऐसा करो, मुझे कत्ल करो और इसका जो है इसका फायदा उठाओ और अपने जो दुश्मन है उन पे कत्ल डालो। अब मुझे लगता यही है। अच्छा, वो वाली कहानी आगे नफ्सियात पे चल। मेरा ख्याल है ये चले दैट्स एन ओपिनियन। चांद साहब, क्या वो कह रहे हैं कि इस हालत में आगे वो इज कॉर्नर्ड, द प्राइम मिनिस्टर इज, दो बड़े केसेस उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर जो उनको फेस कर रहे हैं, एक पैनामा लीक्स और एक मीडिया लीक्स। क्या ऑपोजिशन, पहले ये बताएं, ऑपोजिशन साबित कर सकती है कुछ अदालत के अंदर? देखें, दो चीजें हैं काशिफ भाई, इस मुल्क में मॉरलिटी के ऊपर तो होती कोई नहीं है सियासत। नहीं, मैं आपका सवाल का जवाब पहले जवाब दे दिया। डिक्शनरी चूक काट देना चाहिए था, मैं काट देता। मैं ये कह रहा हूं उसके ऊपर तो होती नहीं। अगर वो होती तो अभी तक शायद फैसला हो चुका होता। अब है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ है वो सिरल मीडिया, पहले सुप्रीम कोर्ट पे है, पैनामा लीक्स साबित कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये मियां साहब को क्लियर खुद करना पड़ेगा। ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन स्टोरी आई है, इस पूरी दुनिया में आई है और एक चीज़ आई है, तो मियां साहब को बताना चाहिए कि भाई जिस तरह उन्होंने खुद कहा है कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, और अब उनको साबित करना चाहिए कि भाई मैं हाजिर हूँ, आपने ये इल्ज़ाम लगाए, ये मेरे फ्लैट हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी मनी ट्रेल है, इधर से हमने पैसे कमाए, इधर से हमने लगाए। इसमें लंबी चौड़ी तो बात कोई नहीं है। किसी ने ये तो नहीं पूछा कि आपने लोन कब माफ़ करवाया, या ना किसी ने किसी और चीज़ का पूछा, पैनामा के ऊपर ही पूछा है ना। तो ये मियां साहब को अपनी खुद मैं समझता हूँ, और मेरे ख्याल में शायद उन्होंने जवाब तैयार कर भी लिया होगा। अब डिपेंड ये करता है कि ये सुप्रीम कोर्ट अब यूसुफ रजा गिलानी वाला सलूक करती है या मियां साहब से कोई और सलूक होता है। बात वैसे देखें, मैं अब देखे ना, मैं तो शायद एज ए स्टूडेंट जाऊं। क्यों लगता है कि सिर्फ दो रास्ते हैं, या गिलानी वाला रास्ता है या एक सेकंड, पीपल्स पार्टी है? नहीं मुझे पता है, पीपल्स पार्टी है। देखें बात ये पार्टी का चेहरा बिलावल है। इट डजंट मैटर जो बात मैं बात ऑपोजिशन है। अब मैं ना खुला है, मैं इनकी बात कर रहा खुला हूं जो उन्होंने बात की है। मुझे एक बात बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी को क्यों फारिग किया था खत ना लिखने पे? वो किसको, काशिफ अब्बासी को खत लिखना था? उन्होंने किसको खत लिखना था? कैसे देश? हाँ, स्विस कोर्ट्स को। तो ये कितने साल से बैठे हैं आगे हुकूमत में, इन्होंने लिख दिया खत। देखें काशिफ, ये फंस गए हैं, इनके पास ये जो भी गवर्नर बदल रहे हैं इधर उधर, आप मुझे पता है कैसे फंसे, कैसे फंसे? पैनामा लीक्स फंस गए ना, आपने फंसा दिया। आपका 13 मिनट 14 मिनट का जो, मैं कहता हूं ब्रिलियंट था वो, आई हैव टू गिव यू क्रेडिट फॉर इट। मैंने सोचा था लिख के मैं आपको, इतना जबरदस्त ओपनिंग थी वो, मैंने तो उसकी बना के क्लिप सारी दुनिया में चला। It was brilliant। अगर वही जवाब देते तो खत्म, बुला के बिठाए ना यहाँ पे, क्यों नहीं आते? वो बहुत से मुश्किलात उस जवाब में है। लेकिन ये जो दो ऑपोजिशन की जमातें हैं, ये क्यों एक उस तरफ मुंह करके नाराज बैठी है, दूसरी उस तरफ मुंह करके? वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया, आपको लगता है ये भी चोर है, इनका भी एहतसाब नहीं होना चाहिए? एहतसाब पाकिस्तान में हर शख्स का होना चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। दूसरा आदमी कौन हो? तो असदारी का बिल्कुल करें। वैसे सर, अगर एक और सिनारियो है, देखें हो बहुत कुछ सकता है, मैं आप सारों के सामने देखें, एक तो ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को फारिग कर दिया जाए कि जनाब आपने झूठ बोला और आपने ये 93 में खरीदे और डिक्लेयर नहीं किए। ये भी मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर बच जाए और उनके आगे मरियम साहिबा हैं, कैप्टन सफदर हैं, शहबाज शरीफ साहब का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है वो अल तौफीक ट्रस्ट केस में, वो चले जाएं। ये भी तो मुमकिन है इमरान खान को कहेंगे आप सादिक और अमीन ने आपने जो कंपनी थी वो भी आपने डिक्लेयर नहीं की, जहांगीर तरीन साहब का नाम शायद कहीं ना कहीं आ जाए। ये तो कोई भी जा सकता है। अली जैदी और शाह महमूद बच जाए। ये मुमकिन तो है, कर दें, क्या फर्क पड़ता है? और ये सब कुछ कहना हिसाब को देंगे। और ये भी मुमकिन है कि राहिल शीर साहब 30 को रिटायर हो जाए। जी साहब, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होती थी मोहतरमा, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो आगे बहुत अताप में आई हैं। तो 2011 का जिस वक्त इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने एक सर्टिफिकेट जमा कराया था ना अपना असासे को डिक्लेरेशन, तो इतना वो हंसी थी और उसने एक नोटिस जारी कर दिया था। ये बड़ा मजेदार डिक्लेरेशन है कि एक गरीब मस्कीन बेनवा वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपने बेटों से 13 करोड़ रुपए मंगवाता है बाहर से, जो कि उस वक्त
अपना शुगर मिल का उसका चौधरी शुगर मिल का भी उसके हिस्से उसके पास है, और उसके पास वो टेक्सटाइल मिल, रमजान टेक्सटाइल मिल के भी पास है। 13 करोड़ रुपए मंगवाता है, उनमें से 3 करोड़ कुछ लाख जो हैं वो अपनी बेटी को दे देता है, और 1-2 करोड़ कुछ लाख जो है वो अपने बेटे को दे देता है, और ये बस मंगवा लिए। और एक जायदाद जाहिर करते हैं मरियम नवाज की, जिसकी कोई लोकेशन नहीं, पता नहीं रायगढ़ में है कि उकाड़ा में है कि चंद साहब के इलाके में है, कोई लोकेशन नहीं है। उसके ऊपर 1 साल बाद को होश आता है तो ये जमीन को हम दायर नहीं की, तो एनटीएन नंबर लेती है वो जो, और एनटीएन नंबर के तहत बाप ने जो 3 करोड़ रुपए दिए थे वो वापस कर देती है। उसमें 2 करोड़ 40 लाख उसकी मलकियत जो पहले शो की हुई थी, उस पर उस खातून ने एक नोटिस जारी किया नवाज शरीफ साहब को। नोटिस ये था कि जब आप क्रॉस चेक के तहत पैसा नहीं मंगवाते तो वी विल ट्रीट इट एज मनी, और जब आप मनी ट्रीट होगी तो आप बताना पड़ेगा कि आपका सोर्स क्या है, और इसका मतलब यह है कि आपका लंदन में कोई कारोबार है जिसका हिस्सा आया है। उस लड़की को इन्होंने वो अशर किया, उठा के इधर फेंका उधर फेंका, वक्त आएगा नाम भी उसका आ जाएगा। मैं बेचारी को मुश्किलात में नहीं डालना चाहता, हर कोई मेरी तरह बड़बोला तो नहीं होता। तो असल मतलब यह है कि अगर ये बहुत बुरी तरह फंस चुके हुए हैं। नैब का कानून ये कहता है कि यू हैव टू प्रूव यू आर गिल्टी अनलेस प्रूव अदरवाइज। ये ओनर्स प्रूफ का मरियम नवाज के ऊपर है, 12 सबूत शायद वजीर आजम साहब के ऊपर उनके खानदान के ऊपर है जी, 12 सबूत उस पे ऊपर है। एक तो बात ये तय है, इनकम टैक्स का लॉ कहता है कि काशिफ अब्बासी ने अगर एक बहुत अच्छी घड़ी पहनी हुई है तो मुझे बताया कि ये घड़ी कहां से आई है। ठीक, इनकम टैक्स लॉ भी दोनों लॉ हैं, ये फंस चुके हैं बड़ी बुरी तरह सर। लेकिन उन्होंने जो का तावील अभी तक जो जवाब वो देते आए हैं, स्टूडियो में भी अगर कोई जवाब इसका देना चाहे, मैं नीस एडवोकेट साहब के पास भी जाऊंगा। देखो वो अभी तक जो जवाब देते हैं वो कहते हैं कि हमने 2006 में खरीदे। उन्होंने कहा जी हमने दुबई की प्रॉपर्टीज खरीदी, दुबई में चले गए, जब हमारे साथ यहाँ पे सब कुछ नेशनलाइज हुआ, दुबई में जाके फैक्ट्री लगाई, वहां से फैक्ट्री बेची, वो सऊदी अरब चली गई, वहां से फैक्ट्री बेची, वो पैसा लंदन गया, 2006 में 5 में वो फैक्ट्री बिकी सऊदी की, 2006 में आ गया। अगर वो ये मनी ट्रेल साबित कर ही देते हैं, फर्ज करें, तो आपका केस तो ट्रैश हो गया ना। बड़ा सिंपल जवाब है काशिफ। नदीम साहब एक मिनट, मुझे ये बता दें कि इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार पता नहीं किसके घर गए थे मिलने, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा वो सिद्दीक अल फारूक आ गए थे, खान साहब पता नहीं किस गोरे के घर के आगे 98 में जाके वो कराए मुजाहरा, सारों को पता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वो जो अल तौफीक केस है वो काशिफ अब्बासी की या नदीम चंद की, अली जदी की प्रॉपर्टी के उन्होंने लीन लगाया था। किसकी प्रॉपर्टी पे लीन लगाया था? किराए की प्रॉपर्टी पे लीन लगता है। तो ये जवाब वो कोलैटरल में नहीं जाया करती है, उन्होंने कैसे लीन लगाया था? आप देखें, ये तो साबित शुदा बात है कि 90 की दिहाई में शरीफ खानदान उन अपार्टमेंट्स में रहता था। ये तो साबित शुदा बात है, चाहे वो तो एक्सेप्ट किया, हसन नवाज ने भी एक्सेप्ट किया कि मैं रेंट के ऊपर रहता हूं यहाँ पे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी कहती है यहाँ पर 3 लोग शरीफ खानदान के रहते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री छोड़ें, कुलसूम नवाज साहिबा की अखबार की उन्होंने वो गार्डियन में कहा, हाँ जी हमने खरीदे थे। उन्होंने क्लेम, अखबार ये कहता है, उन्होंने कहा खरीदे इसलिए कि बच्चे लंदन में पढ़ रहे थे। सो रहने का सबूत तो मौजूद है, ओनरशिप का सबूत साबित करना पड़ेगा। किसने साबित करना है? ये तो फैसला तुसी करना नहीं, ये साबित उन्होंने करना है कि हम रहते हैं किराए के मकानों में रहते हैं, यह मलकियत है। और दूसरी बात यह है कि जब पॉलिटिकल बंदा होता है ना, उसमें और आम आदमी के इल्ज़ाम लय में बड़ा फ़र्क होता है। उसने इलेक्शन भी लड़ना है और तो उसके ऊपर बड़ी इखलाकी, वो कहते हैं, फिर आप कहेंगे मॉरलिटी की आप बात ना करें तो आप हंस पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेट बात है ना जी, होनी चाहिए। अखलाकियात बुनियाद है किसी भी। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बिल्कुल हमने अखलाकियात को उठा के डस्टबिन में डाल दिया। हुसैन नवाज साहब का, हसन साहब का और मरियम साहबा का जो इंटरव्यूज हैं वो ही देख लें, चौधरी निसार साहब का, ये 4 इंटरव्यूज आप मिला के देख लें, और मियां साहब की अपनी पहली स्टेटमेंट और आखिरी असेंबली की स्टेटमेंट, ये 5 सामने रख लें। लेकिन मैं समझता हूं कि अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान को करने दें, क्योंकि इससे पहले यही सुप्रीम कोर्ट है, यही कुर्सियां थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी, यही कुर्सियां थी। आसिफ अली जरदारी के इम्यूनिटी को चैलेंज किया गया था, यूसुफ रज़ा गिलानी के खत को, और कहा गया 1 मिनट के लिए आपको सजा है, फिर मियां साहब के कोर्ट। तो अब मैं समझता हूं तो फिर वो खोसा साहब ने एक अपने फैसले में लिखा था, आजम को सजा मिली हुई है, फिर ये तो माने ना, लेकिन साउथ पंजाबी था। नहीं, वो साउथ पंजाबी देखें, मैं कहता हूं पंजाबी स्थिति की बात नहीं है। कारपोरेट सेक्टर के वजीर आजम को और एग्रीकल्चर बेस
वज़ीर आज़म की बात हो रही है। मैं पंजाबी की नहीं, मैं यहाँ ये कारपोरेट और किसान यानी पैसे जिसके पास है, जिसके पास जमीन है। कारपोरेट वज़ीर आज़म का और एक ताजर वज़ीर आज़म का पहली दफा केस आया, चलें और ये देखना है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में कितनी ताकत है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला इंशाल्लाह ऐसे करेगी जो हम कहेंगे कि हमारी अज़लिया आजाद है सबके लिए। ठीक। अनीस एडवोकेट साहब, ये कब वज़ीर आज़म साहब आप जो इतनी कराची बैठकर ही देख रहे होते हैं, गवर्नर पे तो बड़े इल्जाम लगते हैं, आपका ख्याल क्या है वज़ीर आज़म साहब के साथ क्या होना चाहिए? देखिए काशिफ भाई, जरा 2 मिनट दीजिएगा। आप हमारे दोस्तों ने इतनी तफसील से बात की। देखिए गवर्नर का तो जहां मामला वो तो हो गया मुकम्मल, सिंध के लोगों को, खासकर कराची के लोगों को मुबारक हो के इतनी लंबी कैद के बाद उनको उनकी जान छूटी। और दूसरी बात यह कि फ़र्क पड़ेगा गवर्नर के जाने से और नए गवर्नर के आने से कम रिश्वत में कमी होगी, ख़त्म तो नहीं होगी। बल्दियात के अफसरान बेचारे जो जेबों से 100 रुपए निकाल रहे थे, वो उनको भी तसल्ली होगी कि चलो किसी काम पे लगेंगे वो भी अपना। अब दूसरी तरफ आ जाए इधर, ये 2 दिन से अभी ये गुफ्तगू हो रही है जमहूरियत और फला वजीर आजम फंस गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया और नैब। भाई पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देख लें, ज्यादा दूर ना जाए, एक सदर आर्टिकल 6 में बाहर बैठा हुआ है, दूसरा सदर अपने कारनामों की वजह से बाहर बैठा है, 2 वजीर आजम नैब का केस भुगत रहे और तीसरा अब पनामा लीक्स भुगत रहा है। तो भाई ये सर ये सारे बेगुनाह हैं या सारे वो मतलब? नहीं नहीं नहीं, बेगुनाह कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई बेगुनाह नहीं है। देखिए बेगुनाह, मैं पूरी बात मुकम्मल कर लूं काशिफ, ये जमहूरियत के नाम पे सिवाय धोखा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जमहूरियत, जो लूली लंगड़ी जमहूरियत की आप बात करते, लड़की से शादी के लिए उसको चला के देखते हो कि ये लूली तो नहीं है, लगड़ी तो नहीं है, और जमहूरियत के लिए आप कहते हो कि लूली लंगड़ी चलेगी। यानी अजीब तमाशा खेल चल रहा है। और जब ये बात करो तो भाई एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, जमहूरियत के खिलाफ बात करता है। पार्लियामेंट पूरा अपना काम कर ही नहीं पा रही है, पार्लियामेंट क्वेश्चन मार्क हो चुकी है, ये सिस्टम खत्म हो चुका है। ये सिस्टम एक रेत की बोसीदा दीवार की तरह खड़ा हुआ है। वेरी गुड पॉइंट, लेट मी टेक दिस पॉइंट टू नदीर। बहुत अच्छा नुकता उठाया। आपके मुल्क में जितने वजीर आजम आए सारों में करप्शन के इल्जाम हैं, आपके सदूर पर इल्जाम हैं, आपके वुज़रा पर इल्जाम हैं, आपके वजीर जेल में रह के भी बाहर। लेकिन ये किस किस्म की जमहूरियत है जिसमें आपका मौजूदा वजीर आजम, पनामा, साबिक सदर स्विट्जरलैंड एंड सरे पैलेस, साबिक वजीर आजम, दूसरा वजीर आजम, वुज़रा की फौज। चांद साहब ये कहते तो ठीक है, ये किस किस्म की जमहूरियत चलाते हैं? अब मैं मेरी बात 2 मिनट 1 मिनट फ्लोर आपके लिए है सर। अनीस साहब, पहले तो बात यह है, मैं उनकी बिल्कुल वो ठीक कहते हैं, हर जमहूरियत के ये साथ रहे हैं। आज इनकी एक पार्टी नहीं बनी है पाक सरजमीन पार्टी, ये वो, मैं तो इसको ड्राई क्लीन पार्टी कहता हूँ, वो पाक सरजमीन पार्टी कहते हैं। तो ये हर पार्टी के साथ रहे हैं, MKM का हिस्सा रहे हैं, खा जरदारी साहब की हुकूमत रही है, खा कोई भी रही है। एक बात अगर पीछे रह की बात, आपके ऊपर लगे इल्जामात का जवाब ये नहीं है मैं कि आगे बात, मेरी बात आप जरा अपने सिस्टम को डिफेंड करें, अपने वज़ीर आज़म और अपने पॉलिटिशियंस को डिफेंड करें। पहले आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कोई पॉलिटिकल बंदा मुझे बता दे जो इतनी देर जेल में रहा हो जिसका ट्रायल हुआ थोड़ी है। दुनिया में ये क्या क्रेडिट? 11 साल यार, कत्ल की सजा होती है, कत्ल की सजा होती है, कत्ल की सजा। यार काशिफबासी, तेरे प्रोग्राम में मेरी 5 दफा तेरे से बहस हो चुकी है यार। एक दिन 6 कितने मियां साहब के नहीं दे रहे थे लाल शाह किला में 1 साल, तो उसके बाद क्या हुआ था? मच्छर काटते थे। और कितने लोग रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर इस जेल में रहे हैं यार। थोड़ा सा ट्रायल कोर्ट्स ने की है, फिर वक्त के हाकम ने माफी मांगी कि मैंने केस झूठे बनाए थे। ये किसी ने माफी नहीं मांगी। मियां साहब ना सोहेल बड़ैच की किताब में देख लो। मियां साहब से मैं अभी सुना देता हूं, लाइन पे ले लो, मैं अभी आपको सुना देता हूं। मियां साहब अपने दौरे हुकूमत में आपको गालियां निकालते रहे। सोहेल बड़ैच आपका साफी दोस्त है ना, उसकी किताब में पढ़ लो। मैं आपको भी सुनाता हूं मियां साहब की बात कर रहा हूं। सर या तो कहें सोहेल बड़ैच गलत है, या तो कह दें आप अपने साफी भाई को कह दें। मैं किस तरह गद्दार कौन? गद्दार कौन की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा वो केसेस हमने बनाए थे। अच्छा, इससे आगे आ जाए, अब आगे आ जाए, रहेगी आपकी जमहूरियत की बात। देखिए, इस मुल्क में जमहूरियत कभी भी इतनी मजबूत नहीं रही, लूली लंगड़ी बिल्कुल रही है, इसको ना मजबूत होने दिया गया। इसमें क्लास सबसे बड़ा जो है, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल क्लास इसकी जिम्मेदार है, बाकी इदारे बाद में आते हैं।
अब इस पॉलिटिकल क्लास को खुद रोल मॉडल बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनी ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नदीम अफजल चांद कितने ढूंढे नहीं, हर हम पार्टी तो में बोले दो चार लोग हैं, बाकी ये बच्चे- नदीम अफजल चांद का प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। जब हुकूमत आएगी नदीम अफजल चांद हुकूमत में नहीं होगा, मेरा कोई प्रॉब्लम वो धक्के ठुठे खा रहा होगा। नहीं, मेरा कोई काशिफ प्रॉब्लम पता नहीं है है। नहीं ਤੁਹਾਡਾ नहीं ਤੁਹਾਡੀ पार्टी का प्रॉब्लम है। मेरी पार्टी भी, मेरी बात सुने, मेरी पार्टी इस मुल्क की वाहिद वो पार्टी है जिसका दहशतगर्दी के ऊपर खुला और स्टैंड यार है। देखे ना जिसका मेरी बात सुने, ये बात इत्तेफाक है, एग्री विद चलो अब आप बोलने नहीं देते आप साहब, मुझे No, no, I agree with you, टाइम but मेरा है, टाइम मेरा है, मुझे बोलने दे सिर्फ 2 मिनट। मैं आपको जरा चले अच्छा सुना लें जी जब मैं आप। सुनाता हूँ, जब मैं ख्याल है वो हाली लब रहे मैं खाली ये कह रहा हूँ कि देखें ये जो पीपल्स पार्टी नैरेटिव बिल्ड करती है ना कि जरदारी साहब ने पता नहीं कितने साल जेल में काटे, वो कोई मंडेला के लिए फाइटिंग फॉर हिज पीपल और राइट्स के अगेंस्ट अपार्थीड उसके जेल नहीं का वो जेल का इन्होंने जेल काटी थी अपने, इनके ऊपर जो करप्शन के इल्जाम थे और वो इल्जाम फारिग नहीं हुए, वो एनआरओ हो गया, टाइम बार हुए, टाइम एनआरओ हो गया, एनआरओ में माफी हो गई। नहीं टाइम बार हुए, एनआरओ वापस हुआ, फिर कहा गया कि जब खत लिखे वरना टाइम बार हो जाएंगे, खत नहीं लिखा गया। और उसी वजह से इनका एक प्राइम मिनिस्टर गया जो इन्होंने शुरू में बात की, वो खत में तो प्राइम मिनिस्टर गया ना, वरना वो 60 मिलियन का खत लिख देता तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता। खत में नहीं गया, खत में गया, खत में गया, स्टेट विद इन स्टेट का बयान देने पे गया, उनके ऊपर खत का। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट के बयान के ऊपर अब गया। आप वो कह रहे हैं कि उस वजह वो अब बनी। मेरी बात सुने ना, end result मेमू ये है। गेट वाले पे गया, इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से गया, खत की वजह से नहीं गया। खत की वजह से फिर राजा प्रवेश भी जाता, खत की वजह से तो राजा प्रवेश भी फिर जाता, उसने भी नहीं लिखा। बात सुने, लिख दिया था ना आखिर में लिखा खत, लिखा और ना। उससे आगे अटॉर्नी जनरल तुसी बना अच्छा, लिखा, मेरी बात उसने कहा सुनो। था कि नहीं जी अब ये इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट के खत पास। की वजह से और भी बहुत सारे लोग जा सकते थे इस मुल्क में। देखें आपके दूसरे वजीर आजम ने खत लिखा था। बहरहाल मैं तो देख रहा हूं कि मेरे वजीर आजम के साथ और दूसरे वजीर आजम के साथ क्या एक जैसा बर्ताव होता है? क्या इस मुल्क में एक जैसा कानून है? मेरे लिए सवाल तो ये फिर ये करें ना, आपका सदर जब सदर होता है तो आप भी खत एहतसाब से भागते हैं, आज वजीर आजम है वो भी एहतसाब से भागता है। नहीं, हम नहीं भागे। मसला ये सारे कहते हैं जी इस तरह नहीं, मेरे पास इम्यूनिटी है, मैं ये नहीं, मुझे इसके लिए नहीं। सदारत के बाद कोर्ट में पेश हुए कि नहीं हुए? और यह साहब एक सेकंड जरा, और यह मुझे सिर्फ जवाब दें, कोर्ट में पेश हुए कि नहीं हुए आफ्टर किसी के प्रेसिडेंसी? एहसान तो नहीं है ना ये किसी के ऊपर चंद नहीं, आप सिर्फ हाँ या ना में कह रहे हैं, एहसान की मैं बात नहीं कर कोर्ट रहा। जब आपके ऊपर इल्जाम होंगे तो कोर्ट भाई किसी और वजीर आजम को अदालत में बुला के देखो ना, फिर मैं आपके इंसाफ को मानूं। ये बात दुरुस्त है। फिर खाली हमला कोर्ट हो, आप हमारे ऊपर तो चढ़ चढ़ के आते हो फिर हमला हो यार, जाता। बुलाओ ना किसी को। फिर हमला हो जाता अगर है। आपकी अदालत में आप बुलाया वजीर आजम को तो फिर मैं मानूंगा। आपकी बात दुरुस्त है, फिर हमले हो जाते हैं अदालतों के ऊपर। ये बात दुरुस्त सजाद है। अली शाह साहब की रूह से बिल्कुल पूछ लो बिल्कुल जी, जाके। मैं इसीलिए कह रहा हूं फिर हमले हो जाते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच। मेरे वहां ट्रेल तैयार है, सुनना चाहेंगे जो इल्जाम मियां साहब ने अपनी कोई हुकूमत पुरानी बाबू मियां साहब का खुद सुनाया आपने, सुने बैठ के। ठीक, यानी मैं आप वो कंसीड कर रहे हैं कि अपने दौरे हुकूमत में पिछले 5 साल में आप पे वही इल्जाम लगाते रहे जो उससे पहले लगाए। रशीद साहब को भेजे ना मेमू गेट और ये इल्जाम इकट्ठे करके उनको उसी भेजे। भी काला सूट पाके चले जाना। नहीं, हम वो लोग बराबरी नहीं करने का। और यह साहब ये है, मैं ये जो अनीस साहब ने बात कही, दिस इज वेयर वी स्टैंड। इस निजाम में इदारे आपको अकाउंटेबल नहीं कर सकते। इज दैट ट्रू? ये क्या ये इस निजाम या इस जमहूरी निजाम की कमजोरी है जो सामने खुल के आ गई? जी जी बिल्कुल ठीक, सही कह रहा हूं। असल में ना अदालतें जो होती हैं ना, उनका बुनियादी काम इंसाफ करना नहीं होता, बल्कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस को रोकना होता है। जहां मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होता है वहां पर अदालत इंटरवीन करती है। इंसाफ होता है नैब में, इंसाफ होता है FIA में, इंसाफ होता है थाने में, इंसाफ होता है इनकम टैक्स अफसर के पास। असल मसला यह है कि पाकिस्तान दुनिया में, मुझे खुद बताइए कौन सी ऐसा मुल्क है कि जहां के एक प्राइम मिनिस्टर पर करप्शन का इल्जाम लगे और आप कहें कि जनाब कमीशन बना दो, आप कहें जी अदलिया का जज मुकर्रर कर दो। नहीं सर, आप कहें कि कमीशन मैं बनाऊंगा, TORs खुद बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा। अच्छा, वो स्कॉटलैंड यार्ड जाती है, सीधा जाके मिनिस्टर का दरवाजा नॉक करती है, कहती है बताओ तुम्हारे पर ये इल्जाम है। आप मुझे बताओ, 3 बुनियादी सवाल हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट अगर पूछे और उसके बाद इस महकमों की कारकर्दगी का आपको अंदाजा हो जाएगा। नैब से पूछे कि भाई आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई, जैसे बाकी जगह आती है कि एक पनामा लीज पे फला बंदे की जायदाद है, आपने क्या कार्रवाई की? और अगर वो कह दे कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार हासिल है कि पूरी की पूरी नैब को फारग कर दे और सजा दे दे। उसके बाद FIA जो है उससे पूछे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के चंद लोग ऐसे हैं कि जो बाहर गए हैं, उनकी जायदादें बनी हैं, और वो जाहिर बात है यहां से पैसा गया है, आप एक आम आदमी को उठा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसके खानदान बंद कर देते हो। तुमने क्या किया? सर वैसे वो खनानी कालिया वाला मेरा ख्याल है, उनको मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने ये पिछले महीने प्ली मेरा ख्याल है उनके वो साइन किया कि वो गिल्टी प्ली, वो जो उनकी गिल्टी प्ली है वो साइन किया। मैं अगर इजाजत है, मेरे साथ लॉर्ड नजीर मौजूद है,
ब्रीफली उनसे दो पूछने। लॉर्ड साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। लॉर्ड नजीर, आपके पास कुछ एविडेंस था वैसे इन अपार्टमेंट्स के बारे में, अगर मुझे याद पड़ता है ठीक से? बस आप सबको पता है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये यहाँ काफ़ी देर से हैं, क्योंकि मुझे फिर एक थ्रेट भी आई थी, रिटर्न थ्रेट, कि अगर आप किसी का नाम लें तो आप पे जो है वो का केस हो जाएगा। तो नाम नहीं लूँगा, वैसे आपको पता है, अनलेस अगर ARY जो है वो वकील प्रोवाइड करना चाहे तो मैं तो क्या हो जाएगा अगर आपने नाम लिया तो? जी बस वो लास्ट टाइम मैंने नाम लिए थे ना, कि जो उस वक्त हाई कमिश्नर साहब यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जिन बैरिस्टर साहब से जो एडवाइस ली थी वो उस वक्त, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तो ये उस वक्त की बात है। तो जाहिर है क्योंकि लीगल टीम्स बड़ी तेज होती हैं और पहले भी मैं लाइबल्स के केस जो है वो लड़ चुका हूं, तो ये है कि वो जो ये फ्लैट्स हैं ये तो काफी अरसे के हैं। आप और सर आपने तो गवाह बनने का भी कहा था, चले धमकियां तो आपको आ रही हैं, आपने तो गवाह बनने का भी कहा था कि मुझे अदालत बुलाए तो मैं गवाह बनने को भी तैयार हूं। अदालत उसकी जिम्मेदार होगी ना, फिर मुझे कोई ये तो नहीं है कि मैं किसी टीवी चैनल पे बैठ के जो है वो एलिगेशंस लगा रहा हूँ, वो तो मैं एविडेंस जो मुझे कहा जाएगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो अदालत में आने को तैयार हैं आप? बिल्कुल, आप लेके जाएं, मुझे बुलाएं, अदालत बुलाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ जनाब। बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड नजीर साहब बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद से आएंगे तो यही पैनमा लीक्स कितने जाएगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर इजाजत है मैं बाहर से शुरू करता हूँ, खत्म स्टूडियो में करूंगा। औरिया साहब, आपको लगता है कि साबित कर पाएंगे जो इल्जामात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या फर्स्ट फैमिली पर लगे? नहीं, मेरा ख्याल है बड़ा आसान है अगर आप उस पर काम शुरू करें, और आप इतना मुश्किल काम नहीं है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने जो 3 बेसिक चीज़ें बताई हैं, एक फैक्ट्री दुबई की, उसके बाद 19 साल के बाद एक और फैक्ट्री, उसके बाद तीसरी फैक्ट्री जो है फ्लैट जो है सऊदी अरब से फ्लैट, ये तीनों के दरमियान जो वक्फा है, ये पैसा जो है जाहिर बात है किसी सुनारे के पास तो नहीं पड़ा हुआ होगा ना, किसी बैंक में होगा, ठीक है, किसी के पास अमानत तो नहीं, तो उसको ट्रेल साबित करना बहुत मुश्किल काम है। 18-19 साल का रिकॉर्ड में इनकम टैक्स क्या महकमा गवाह है कि गुज़श्ता 7 महीने से एक इंस्पेक्टर के पास भी जो कागज था वो FIR ले गए हुए हैं उठा के, और लेकिन लोगों ने उसको कॉपी करा के भी रखा हुआ है, क्योंकि लोगों को अपनी जान प्यारी है। लोगों को पता है उन इनकम टैक्स अफसरों को जो जा रहे हैं, कुछ रिटायर हो चुके हुए हैं, कि अगर इनमें से इन्होंने आकर इधर उधर किया और इसमें किया तो जान हमारी आएगी, फंसेगी अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई। तो लोगों ने कॉपी का कर रखा। मैं वार्न कर रहा हूं कि उन लोगों को सबको जानता हूं, मेरे कलीग रहे हुए हैं, कि ये ले गए हुए हैं और ये टेम्पर कर चुके हुए हैं उन सारे के सारे रिकॉर्ड को जो गुज़श्ता 35-40 साल का रिकॉर्ड है। व्हाट अ कंट्री, व्हाट अ कंट्री, व्हाट अ कंट्री। मैं एक्चुअली ये बात पहली दफा नहीं सुन रहा, मैं पहले भी ये सुन चुका हूँ, ये किसी और इदारे के कॉन्टेक्स्ट में सुन चुका हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात इस तरह की पहले भी सुन चुका हूँ। अनीस साहब, व्हाट अ कंट्री, राइट? आपकी आवाज कट गई काशिफ भाई। मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ व्हाट अ कंट्री। मतलब अगर आप रिकॉर्ड टेम्पर करने पे आ गए हैं तो व्हाट अ कंट्री सर। बहुत जी बहुत अजीम कंट्री है, बहुत अजीम कंट्री है। चंद साहब को प्रॉब्लम हो रही है कि ड्राई क्लीन क्यों हो गए, यानी अपने गुनाहों से तौबा करके अच्छे क्यों हो गए। ये गंदे ही रहना चाहते हैं सियासतदान, प्रॉब्लम ये है। और इतना गिरफ्त है, इतनी आपस में इंटरमिंगल है, ये एक दूसरे के साथ इतनी इनकी क्लोजनेस है कि एक को छुपाता है वो दूसरे का इंतजार करता है कि किसी को सजा नहीं होनी चाहिए। और अदालतें माशाल्लाह वाह वाह, डोनाल्ड ट्रंप को रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया। अपने मुल्क में बड़े फरिश्ते मुंतखब करते हो तो डोनाल्ड ट्रंप को रोते हो। तो भाई इस मुल्क का पूरा सिस्टम जब तक बैठेगा नहीं तब ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानी जाएगी। मैं कह रहा हूं आपकी बात ठीक है, मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कहना। ये पार्लिमानी निजाम इस मुल्क के लिए सूट नहीं करता, इसमें सिवाय करप्ट और
बेकार माफिया जो ना वो करप्ट माफिया इस मुल्क इस पार्लिमानी इसमें- निजाम में मैं चांद साहब से इसका जवाब ले रहा हूं। जी, शरीफ चांद आदमी का इनकी काम बात नहीं है, किसी हद ईमानदार तक तो आदमी मैं का काम इत्तेफाक नहीं है। करता हूँ कि एक रूलिंग क्लब तो है इस मुल्क में और वो गैंग अप भी है, मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ इनसे। रहेगी बात काशिफ भाई, आप पैनामा के ऊपर तो कुछ होगा या नहीं होगा, जो लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में हो रहा है और कल क्लर्क्स हड़ताल पे है। मैं तो चाहता था कि औरिया मकबूल जान साहब जरूर लाहौर की बात करेंगे, जो लाहौर में मेरे जुल्म घर के बर्बरी सामने बैठे हुए हैं, और मेरा रास्ता रुका हुआ है, मेरे और घर के सामने क्लब रोड्स बांधे और म्यू हॉस्पिटल में में खुदा की कसम मेरे इलाके के मरीज गए बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर गैलरी में पड़े हुए हैं। और मैंने उनसे वादा किया था मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, मैं मीडिया पे आपके लिए रोऊंगा जरूर। और कल क्लर्क्स हड़ताल कर क्या रहे हैं। कौन दुनिया सा के महकमा किसी है मुल्क में कौन सा अस्पताल बंद हो सकता है? आज म्यू हॉस्पिटल जाके आपने किसी रिपोर्टर से पूछे, और मैं मीडिया को भी सलाम पेश करता हूं कि कभी किसी ने वहां के ऑपरेशन थिएटर को ताला नहीं दिखाया, कभी वहां गैलरी में मरीज पड़े हुए हैं बलक रहे हैं, और किसकी हुक्मरान सो रहे हैं, वो हबीब जालब पढ़ने वाले, उनको कहें खुदा के लिए हबीब जालब जाके म्यू हॉस्पिटल की गलियों में हबीब जालब तड़प रहा है। ठीक। और आपको आखिरी नाम कौन कौन जाता नजर आ रहा? सारी देखिए मुझे तो बहुत सारे जाते जा रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये तो है नून लीग का शेर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इज्जत के साथ बंदे को जाना चाहिए, और असूलों पे बंदा अगर माफी भी मांग ले तो माफी, हमारी कौम बड़ी सादा है, माफ भी कर देती है। मियां साहब के पास मौका है, हाँ, लेकिन परेशानी यह है कि आइंदा आने वाली नस्लों की सियासत तबाह हो गई है। काशिफ आपने कहा वाटर कंट्री, ऑन अ लाइटर नोट आपने शायद सुबह देखा होगा, वो कह रहे थे कि जी चांद से या पता नहीं खिला से उन्होंने वोट डाल दिया, कहाँ कि एस्ट्रोनॉट से वोट डाल दिया। अब हमारे यहाँ तो मुर्दे कब्र से निकल के वोट डाल के चले जाते हैं। ये आप देखें, वो बेचारे लोग कहते हैं हम घर से उठे वोट करा हुआ था, हमारे दादे का भी पड़ा था, वो उसके इंतकाल हो के भी 30 साल हो गए, तो हम अमेरिका से ज़्यादा एडवांस्ड हैं। लेकिन मोरालिटी की जो बात शुरू में हुई थी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मोरालिटी इतनी गिर गई है कि ये अब जहाँ तक हमने सुना है कि जो इनके मरूफ वाले साहब हैं, ये उनको भी अब केस में धकेलेंगे। नहीं, आई थिंक वो उनको बचाने की कोशिश करें। वहाँ मसला बचाने के लिए वो चाह रहे हैं कि उनका नाम ना आए, क्योंकि एक वालिद का मुझे ये लगता है वो डाल रहे हैं खुद उनको बचाने, अपने आप को बचाने के लिए। सुना है मैंने कि शायद बड़ा अफसोस होगा और ये काम भी करेंगे। 15-20 सेकंड में बताएं आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये वालिद साहब, क्योंकि माशरा हमारा इस किस्म का वालिदैन अगर उन खास कर इंतकाल हो चुका हो तो उनका नाम नहीं आना चाहिए, उनको अवॉइड करने की भी कोशिश हो रही होगी शायद। नहीं, जो बयान है ना वो तो यही है कि जिस वक्त आप ये लुटे पुटे हैं तो उन्होंने दुबई में जाकर जब फैक्ट्री लगाई तो उस वक्त तो ये बच्चे होते थे ना, ये तो 71 में तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ। सर माफी चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। वी विल टॉक अबाउट दिस। ठीक बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन में होते थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।